हाँ बच्चों, आज हम अपना 9th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई। फंडामेंटल यानी मूलभूत का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, या सबसे छोटा। क्या मतलब होता है फंडामेंटल का? सबसे छोटा। मूलभूत का मतलब क्या है? सबसे, यानी वो सबसे छोटी चीज जिससे मिलके हमारी लाइफ बनी हुई है या हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक बात है? उसको हम बोलते हैं सेल, यानी कि कोशिका। हमारा शरीर, जो भी चीज लिविंग चीज है, पेड़ पौधे हो या हम हो, ठीक है, जिंदा हर एक चीज जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलके बनी। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे घर है हमारा, ठीक है। अब घर को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ईंट की, डस्ट की, सीमेंट की, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन क्या खाली डस्ट और सीमेंट इनसे हम घर बना सकते हैं? नहीं। घर का बेसिक ढांचा तैयार करने के लिए हमें जरूरत होती है ईंट की। जब हम ईंटों को एक के ऊपर एक रखते हैं तो ही घर का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक बात है क्या? इसी तरह हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर भी, यानी सबसे छोटी चीज जिससे मिलके हमारा शरीर बना है, वो क्या है? सेल। क्या है वो? सेल, यानी कि कोशिका है। ठीक बात है? तो इस चैप्टर में हम सेल कैसे बनी है, क्या शेप साइज होता है, कितनी बड़ी होती है, ठीक बात है, इसके बारे में, और सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक बात है क्या? तो यहां देखो, सेल हम कहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाया है क्या अब तक इसका कोई? माइक्रोस्कोप में दिखाया है ये? नहीं। देखो, हम करेंगे यहां पर क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप में कि अनियन पील, जब प्याज काटते हो, छीलते हो, तो वो एक झिल्ली सी निकलती है ना, उसमें से ट्रांसपेरेंट सी होती है, ठीक है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मधुमक्खी का छत्ता देखा है क्या? ऐसा सही डिजाइन होता है ना उसको। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हनी कोम्ब स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हनी कोम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है। यही जो स्ट्रक्चर है, ये जो तुम्हें दिख रही है एक, ये यही सेल है। यही क्या है? सेल है। ठीक है। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये हमारा गाल है ना जो अंदर की तरफ, इस पे से खाल खुरसते हैं थोड़ी सी, वो भी ऐसी, ऐसे जैसे प्याज की झिल्ली होती है ऐसी वो भी निकलती है। जब उसको भी हम फैलाते हैं इसके ऊपर, माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसे, तो हमें वहां पर भी सेम स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। तो जब रॉबर्ट हुक को ये दिखाई दिया तो उसको ये छोटे छोटे कमरों जैसा लगा, छोटे छोटे, ठीक है। तो लैटिन में एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सेला। क्या बोलते हैं? जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। क्या मतलब होता है? तो रॉबर्ट हुक ने इस लिटिल रूम के नाम पे ही इनका क्या नाम रख दिया? सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है। डेफिनेशन पेपर में पूछी जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखनी है? सेल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इन दोनों शब्द का मतलब क्या है हिंदी में अगर बोले तो? संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक, स्ट्रक्चर मतलब जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है। वैसे तो देखो, अभी तक हमें क्या पता था कि हमारा बॉडी का ढांचा किससे बना हुआ है? हड्डियों से। किससे बना है? हड्डियों से। लेकिन हड्डियां भी किससे बनी हुई है बेटे? सेल से बनी हुई है। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करता है? सेल। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सब कौन करता है? सेल। तो फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर सारे कौन करता है? सेल। क्योंकि हर एक पार्ट हमारी बॉडी का किससे मिलके बना है? सेल से। ठीक है। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन, फंक्शन मतलब काम, ये सब करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेल की। इसीलिए सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है।
ठीक बात है। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि ये सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलके पूरा शरीर बनता है, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में भी हो सकती है, यानी अकेली एक सेल भी जिंदा रह सकती है, अकेली एक सेल भी जिंदा, जैसे अमीबा, नाम सुना है, 8th में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेलुलर, यानी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, यानी जीव है वो, तो अकेली सेल भी जिंदा रह सकती है। ठीक है, सेल समझ में आया क्या होता है क्या? चलो आगे चलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने, किसने, जब पहली बार सेल देखी थी तो उसने जो है किसके अंदर देखी थी? सबसे पहली बात कोर्क के अंदर। पेड़ होता है ना, ये पेड़ पे छाल नहीं होती है ना, इस छाल को और थोड़ा गहरा काट लें तो उस पूरे हिस्से को कोर्क कहा जाता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके बारे में, कोर्क के बारे में। ठीक है, कोर्क कहते हैं उसको, छाल होती है जो, उसको थोड़ा गहरा काट लेते हैं तो थोड़ा अंदर तक का हिस्सा वो कोर्क है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले उसके अंदर सेल देखी थी, लेकिन उसके पास जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत बेसिक सा माइक्रोस्कोप था, उसने खुद ही बनाया था वो माइक्रोस्कोप। तो उसने उससे क्या देखी थी? कोर्क के अंदर सेल देखी थी, वहीं पर उसने उनका नाम क्या रखा था फिर? सेल्स, यानी कि लिटिल रूम उनका नाम रखा था। ठीक है, कब ढूंढी थी उसने? 1665 में। कब? 16 यानी 1665 में। समझ में आ गया ना? आज से लगभग 350 साल पहले उसने खोज की थी। ठीक, उसके बाद ल्यूवेनहॉक, कौन आया? ये सेल की खोज कैसे हुई उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने देख ली उसने, लेकिन वो जो सेल देखी थी रॉबर्ट हुक ने वो डेड सेल थी। ठीक है, जो कोर्क की सेल होती है वो कैसी सेल होती है? डेड सेल होती है। ठीक है, उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने किसमें? 1674 में, यानी 1674 में, वो तालाब का पानी देख रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो उसे वहां पर तालाब के पानी में लिविंग सेल, अमीबा क्या है? लिविंग सेल ही तो है, जिंदा है, खाना भी खाता है, पढ़ा था हमने 8th क्लास में, कैसे वो पैर से बढ़ा के पढ़ा था ना। अब खाना चाहिए तो लिविंग है, मूवमेंट करता है तो लिविंग है, घूमता रहता है तालाब के पानी में। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले तालाब के पानी में 1674 में क्या देखी थी? लिविंग सेल देखी थी। कैसी सेल देखी थी? लिविंग, यानी जिंदा सेल देखी थी। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, कौन है? फिर क्या हुआ? अब माइक्रोस्कोप सही सही होते चले गए, एडवांस होते चले गए, हाँ है ना, ज्यादा बढ़िया बढ़िया बनते चले गए। तो जब और एडवांस होते चले गए तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, कब, यानी लगभग 170 साल बाद, सेल के अंदर क्या ढूंढा था बेटे? न्यूक्लियस। क्या ढूंढा था? न्यूक्लियस। देखो यहां पर, देखो ये डॉट दिख रहे हैं क्या? यहां पर छोटे छोटे सेल के अंदर क्या दिख रहे हैं? ये, यही क्या होते हैं? न्यूक्लियस। इसके बारे में भी पूरा अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक बात है, चलो आगे। ठीक, उसके बाद परकिंजे, कौन? परकिंजे, इसने 1839 में, ठीक है, हर एक सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। ठीक, उस लिक्विड को इस परकिंजे ने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था इसे। ठीक, तो सेल की डिस्कवरी की क्या जर्नी है? 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोर्क में डेड सेल देखी थी, यानी मरी हुई सेल देखी थी। फिर ल्यूवेनहॉक ने 1665 में लिविंग सेल, पहली लिविंग सेल देखी थी, किसमें? तालाब के पानी में। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, है ना, क्या देखी थी? पहली लिविंग सेल। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्या? न्यूक्लियस। कितने साल बाद? 1665 और 1831, लगभग 170 साल बाद उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उसके बाद परकिंजे ने 1839 में नाम दिया था, बस, जो सेल के अंदर लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये देखो, ये हमारा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम सेल को देखते हैं, इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, वो स्टूल उठा के ला बेटे एक बार।
ये देखो, ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसा ही है क्या, दिख रहा है क्या? ये देखो, ये हमारा आई पीस है, नेत्रिका लेंस बोलते हैं जिसको। क्या है ये? आई पीस। ये हमारा क्या होता है? एडजस्टमेंट कोर्स है, जिसको जिससे हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं फोकस करने के लिए। ठीक बात है क्या? उसके बाद ये होती है हमारी फाइन एडजस्टमेंट। ये क्या है? हमारी फाइन एडजस्टमेंट, और फोकस करने के लिए उसके ऊपर। ठीक बात है। ये आर्म है जहां पर सारा लगा हुआ है, ये हमारे क्या होते हैं? लेंस होते हैं। ठीक है, ये नीचे मिरर होता है लाइट मारने के लिए, यहां से लाइट मारी जाती है। यहां पर हम रखते हैं स्लाइड, जिसमें हमें क्या देखना, जो भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है वो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अभी हम प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाएंगे और उसको इसके अंदर देखेंगे। ठीक, पढ़ने के बाद समझ में आया क्या? में ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा। क्या बोलते हैं इसको? जो रॉबर्ट हुक के पास था वो बहुत बेसिक सा था, वो मतलब उसमें इतना जूम करने का ऑप्शन नहीं था। समझ में आया क्या? जैसे वो नहीं होते क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास, बस उसका थोड़ा सा ज्यादा हाई, मतलब के स्ट्रॉन्ग वर्जन था, ज्यादा पावरफुल, बस जिस वजह से वो सेल देख पाया। ठीक है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें बहुत छोटे से छोटे, यानी उसके बाद तो सेल के अंदर भी क्या क्या है वो हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम फिर सारी स्टडी करी थी हमने सेल की। चले आगे, चलो। सेल थ्योरी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना और इसे याद रखना। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था? शेल्डन और श्वान। किसने दिया था? शेल्डन और श्वान। ठीक है, इसने 1838 में और श्वान ने वही चीज बताई थी किसमें? 1839 में। ठीक बात है, इसलिए सेल थ्योरी प्रपोज करने का जो क्रेडिट है वो दोनों को दिया जाता है, शेल्डन को भी और श्वान। क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी जिंदा चीज, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, सेल से बने होते हैं, और सेल ही क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल ही पूरी अर्थ पर किसको चला रही है? जीवन को चला रही है। ठीक बात है क्या? जब हर चीज ही मिलके सेल से बनी है तो वही तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होगी, वही तो जीवन को चलाएगी। समझ में आई ना बात? ठीक है, फिर इस थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया किसने? वर्चाउ ने। किसने? उसने 1855 में इस थ्योरी में एक बात और जोड़ दी कि जो भी नई सेल बनती है, जो भी नई सेल बनती है वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पुरानी सेल से ही बनती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, हमने पढ़ रखा है जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। हमारा शरीर बढ़ता कैसे है? देखो, 8th क्लास की बात याद करो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, वेरी गुड। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है ना। अब जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल होती है क्या जाइगोट? जाइगोट क्या होती है? सिंगल सेल। उसके बाद वो एक सेल कितने में बढ़ती है? 2 में। 2 कितने में? 4 में। मतलब ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है क्या? हाँ या ना? जाइगोट एक सेल से बढ़ता, यानी जो नई सेल बन रही है वो पुरानी से ही तो बन रही है। हाँ या ना? बस यही बात किसने बोली थी? वर्चाउ ने, कि जो भी नई सेल बन रही है वो किसी ना किसी पुरानी सेल से ही बन रही है। क्लियर है ये बात? तो ये हो गई सेल थ्योरी हमारी। ठीक है, फिर यहां मेंशन कर दिया मैंने कि कब? 1940 में। कब भला? 1940 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ढूंढ लिया था, और उसके बाद फिर हम सेल के और कॉम्प्लेक्स नेचर को समझ पाए थे। क्लियर है ये बात? चलो
आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक ये हम 8th में पढ़ के आ चुके हैं, सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन, एकल कोशिकीय और बहुकोशिक। नाम में ही है, सिंगल मतलब एक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं उन्हें हम सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल। सिंगल सेल्यूलर यानी एक कोशिका से कौन कौन बने हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब हम 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ के आए हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर, बाकी जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, क्योंकि सेल को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसलिए वो हमें दिखाई भी नहीं देते, और जो हमें दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो एक सेल से नहीं बने, वो बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक बात है क्या। तो अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें सेल कैसे अरेंज होती हैं, कैसी फैली पड़ी होती है क्या सेल उनके अंदर, नहीं, ठीक, उनके अंदर सेल जो है ग्रुप बना के रहती हैं, ठीक। क्या कंस्ट्रक्शन होती है उसमें, देखो, सेल मिलके बनाती हैं टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक, यानी बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाती हैं और एक ग्रुप सा बना लेती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, टिश्यू मिलकर बनाते हैं, जैसे हमारे शरीर में किडनी हो गई, सही बात है क्या, किडनी क्या है, एक ऑर्गन है, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक बात है क्या। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है क्या, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, बना होता है क्या, ठीक बात है क्या। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी क्या बना देते हैं, हमारी बॉडी बना, ठीक बात है। सिंगल सेलुलर में जब एक ही सेल है तो इन चीजों की कोई मतलब ही नहीं बनता, और मल्टी सेलुलर में सेल कैसे एग्जिस्ट करती हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं सेल, क्लियर। आगे चलें, चलो। उसके बाद शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल, सेल का क्या शेप होती है और क्या साइज होती है, ठीक है। देखो, जो सेल का शेप और साइज है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वहां पर सेल का क्या काम है। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा तो बना ही सिंगल सेल से है क्या, हाँ या ना, तो वही सेल उसका सारा काम करेगी, मूवमेंट में भी मदद करेगी, हाँ या ना, और खाने में भी मदद करेगी, उस खाने के डाइजेशन में भी मदद करेगी। तो उसकी सेल का जो क्या होता है, शेप होती है, वो कोई परमानेंट शेप नहीं होती, ठीक है। सेल की शेप कोई परमानेंट शेप नहीं होती, बदलती रहती है, जैसे उसकी जरूरत होती है उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो जैसे न्यूरॉन है या नर्व सेल है, क्या है, नर्व सेल, इसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, इसकी शेप फिक्स्ड होती है, ठीक। इसका क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, इंफॉर्मेशन पहुंचाना। जैसे तुमने गर्म चीज को हाथ लगाई, ठीक है, पता चल जाता है क्या बॉडी को, दिमाग को पता चल जाता है क्या गर्म चीज है, तो ये गर्म है, इंफॉर्मेशन दिमाग तक कौन पहुंचाता है, ये नर्व सेल, और इनकी शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने का होता है, इसलिए इनकी शेप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है। हमारी बॉडी के अंदर ही एक से ज्यादा अलग अलग शेप की सेल पाई जाती हैं। जैसे ये किसकी शेप है, नर्व सेल की, ये किसकी है, ब्लड सेल की, ये किसकी है, स्मूथ मसल सेल, ठीक है, ये किसकी है, ओवम, जो एग होता है जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारा स्पर्म, ये तो हमने 8th में भी पढ़ा था क्या। तो जैसी जरूरत और जैसा काम है उसी हिसाब से इनकी शेप और साइज भी होता है, ठीक बात है। कुछ सेल इतनी छोटी हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, और ये सेल, नर्व सेल 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, कितनी बेटे, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, और कुछ बिल्कुल चुन्नू सी जो दिखाई भी ना दे, समझ गए क्या, ठीक है ना। तो जैसी जरूरत और जैसा काम इनको मिला होता है, ठीक है, उस पे इनकी शेप और साइज डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म,
जैसा वो काम करती हैं वैसी उनकी क्या होती है, शेप और साइज होता है। ठीक बात है। एग्जाम्पल ये बता दिया, अमीबा का चेंजिंग शेप होती है क्योंकि उसे सारे काम उससे करने होते हैं, और जबकि जो नर्व सेल है उसकी एक टिपिकल यानी के सेम शेप होती है जो बदली नहीं जाती। क्लियर हो गई ये बात। चलो आगे चलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, जो अभी हमने बात करी कि काम के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से सेल की शेप और साइज होता है। तो इसका मतलब क्या, हर सेल को अपना कुछ काम मिला हुआ है क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। हर सेल को हमारी बॉडी में एक, जैसे चलने के लिए मसल्स की जरूरत होती है क्या, तो मसल्स की सेल का क्या काम है, बॉडी को मूवमेंट करवाना। ठीक है। जो नर्व सेल हैं जो भी हमने पढ़ा, उनको क्या काम मिला हुआ है, इंफॉर्मेशन को लाना ले जाना। ठीक बात है क्या। जो हार्ट की सेल है उन्हें क्या काम मिला हुआ है, हार्ट को मूवमेंट करवाते रहना, धड़काते रहना। सही बात है क्या। तो इसी को हम बोलते हैं श्रम का विभाजन। क्या बोलते हैं, श्रम का विभाजन। श्रम मतलब काम होता है ना, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर इसको बोला जाता है। ठीक बात है। हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा हमने, क्योंकि सिंगल सेलुलर में कोई काम, एक ही सेल सारा काम करती है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन कहाँ होगा, मल्टी सेलुलर में, जहां पर अलग अलग काम करने पड़ते हैं शरीर के अंदर, चलने का, खाने को पचाने का, सब काम होते हैं। ठीक है। तो अब सेल के अंदर भी, ये तो सेल का अपना काम हो गया। ठीक है। जैसे मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने बोला कि भाई पढ़ाना है ना, स्कूल में पढ़ाना है। अब क्या एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा पाएगा क्या, नहीं। फिर सब अलग अलग टीचर भी होते हैं क्या, फिर सब काम बांट लेते, तू साइंस पढ़ाना, तू मैथ पढ़ाना, तू इंग्लिश पढ़ाना। सही बात है क्या। तो ऐसे ही हर सेल को अपना काम मिला हुआ है। हाँ, तो एक ही सेल ये सब काम अकेले नहीं कर सकती, सेल के अंदर और भी पार्ट होते हैं जिनको सेल ने ये अलग अलग काम बांट रखे हैं। तो वो सेल के अंदर का डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यानी सेल के अंदर का श्रम विभाजन। एक बात है क्या। जैसे सेल के अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसका काम क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस सेल की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनको कंट्रोल करता है। समझ में आई बात। जैसे गोल्जी अपरेटस हो गया, उसका काम क्या होता है, मटेरियल को पैक करना। क्या काम होता है, मटेरियल। इन सब के बारे में अभी हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्या है डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, श्रम के विभाजन का क्या मतलब है, एक तो हर सेल को अलग अलग काम मिला हुआ है, फिर सेल ने वो काम अपने अंदर जो उसके अलग अलग पार्ट है उनमें अलग अलग काम बांट रखा है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मान लो प्रिंसिपल एक सेल है, ठीक है, जिसका काम क्या है, स्कूल में पढ़ाई करवाना। ठीक। अब प्रिंसिपल खुद जाके थोड़ी पढ़ाई करवाएगा हर क्लास के अंदर, तो प्रिंसिपल जो उसके और अपने हिस्से हैं, प्रिंसिपल जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल ने क्या किया, उनमें पढ़ाने का काम बांट दिया। तो हर टीचर अपना अपना अलग काम कर रहा है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर हो गई ना ये बात। चलो आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ सेल्स, सेल किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, कंपोनेंट ऑफ सेल्स। ठीक है। देखो हर एक सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो यानी जानवरों की, चाहे वो प्लांट सेल हो यानी पौधों की, तीन फीचर सब में मिलते हैं। तीन फीचर कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और तीसरा है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है। ये तीनों क्या हैं, अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर है। चलो देखो, एक सेल को उसके एनवायरनमेंट से अलग कौन करता है। ठीक है। अलग से सेल दिखती है हमें,
पता है, दिख रही है, ये सेल है, तो इसका मतलब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अलग होगी क्या, है ना। समझ में आई क्या बात। तो उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अलग कौन करता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। अब तुम इसको ऐसे समझो, गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारे में मैंने पानी भर दिया, तो वो जो ऐसे फूल जाएगा क्या गुब्बारा, ऐसा ही होता है क्या। तो ये जो गुब्बारा है, ये रबड़ है गुब्बारे की, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, ठीक है। ये क्या है, ये प्लाज्मा में। अब इसने क्या किया, अंदर पानी है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है इसने पानी से उसको अलग कर दिया, पानी को सारे एनवायरनमेंट से अलग कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सेल के अंदर के भागों को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करती है, अलग करती है। नहीं समझ, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है चयनात्मक परागम्य झिल्ली, चयनात्मक परागम्य, या इसको वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो, अब जैसे गुब्बारे की बात की थी हमने, गुब्बारे में एक बार गांठ लगा दी तो ना तो पानी बाहर आएगा ना बाहर से कुछ अंदर जाएगा, क्लियर है ये बात। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उसके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक। उसमें कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं और कुछ चीजें अंदर से बाहर आ सकती हैं, लेकिन क्या सारी चीजें नहीं, कुछ चुनी हुई चीजें ही, ठीक है, कि कुछ सेलेक्टेड चीजें ही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ सेलेक्टिव चीजों में जैसे गैसें आ गई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे पानी आ गया, वो भी अंदर बाहर इसमें से जा सकता है, ठीक है। हाँ, वो जो जो वो है ग्लूकोज वगैरह हो गया, उसी से तो एनर्जी बनती है अंदर, तो वो जा सकता है, ठीक बात है क्या। चलो, तो इट अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयन टू पास थ्रू, और बाकियों को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। कुछ चुने हुए को ही अंदर बाहर आने जाने देता है, बाकियों को नहीं जाने देता, ठीक बात है। तो ये जो अंदर, कौन अंदर बाहर जाएगा और कैसे अंदर बाहर जाएगा, ये कौन डिसाइड करती है, ये झिल्ली डिसाइड करती है। और किस प्रोसेस से अंदर बाहर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटे डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक बात है। डिफ्यूजन का एक पार्ट और होता है जिसको बोला जाता है ओस्मोसिस, ठीक बात है। तो इन दो प्रोसेस से, डिफ्यूजन से और ओस्मोसिस से, अंदर बाहर कोई भी मटेरियल होता है सेल में, सेलेक्टिव मटेरियल, ठीक है। चलो अब देखो डिफ्यूजन क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक। मान लो मेरे पास एक डब्बा है, बंद डब्बा, जिसमें मैंने लगा दी बीच में सेल मेम्ब्रेन यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर हो गई बात। इधर मैंने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी, बहुत सारी, और थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस भर दी, ठीक है। इधर मैंने बहुत सारी ऑक्सीजन गैस भर दी, क्या भर दी, बहुत सारी ऑक्सीजन गैस भर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो, इतनी सी जगह में, दोनों की जगह सेम है क्या, दोनों को जगह बराबर मिली हुई है क्या, उस जगह में इधर सारी ऑक्सीजन है, ठीक है, और उस जगह में इधर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी ऑक्सीजन है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पर, ये क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या, हाँ या ना। तो अपने में से सेलेक्टिव चीजों को आने जाने देती है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन इधर से यहां आने लग जाएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से यहां जाने लग जाएगी। कब तक, जब तक दोनों जगह ऑक्सीजन बराबर नहीं हो जाती और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर नहीं हो जाती, ठीक।
तो डिफ्यूजन क्या होता है, यानी कि विसरण क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा थी, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम केमिस्ट्री का शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तुम ये समझो कि इधर ऑक्सीजन ज्यादा थी क्या, हाँ या ना। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर हमें किसके बाद पढ़ना था, केमिस्ट्री के बाद, क्योंकि अभी सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो इसलिए हम इसे पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेशन को अभी तुम ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास एक गिलास पानी, दोनों में बराबर पानी है, ठीक बात है क्या, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी घोली और इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी घोली। ठीक है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 2 चम्मच वाले की। किसकी ज्यादा है, 2 चम्मच। ठीक है, यानी कि सेम वॉल्यूम में सेम कौन चीज ज्यादा है कौन चीज कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। फिलहाल के लिए ये याद रखो। तो इतनी जगह में यहां सारी क्या है, ऑक्सीजन, और इतनी ही जगह में यहां ऑक्सीजन बहुत, तो यहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम। तो डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी मटेरियल का ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो ऑक्सीजन यहां से यहां जाने लग जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से, और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ जितनी ऑक्सीजन यहां है उतनी ही इधर हो जाएगी और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहां है उतनी ही इधर हो जाएगी। जब दोनों जगह इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तब क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तब भी बंद नहीं होगा, डिफ्यूजन तब भी चलता, मतलब कि तब भी गैस इधर उधर जाती रहेंगी, समझ में आ गई ना। लेकिन बस तब क्या होगा, दोनों जगह दोनों चीजें बराबर होंगी। समझ में आई, जितनी ऑक्सीजन इधर जाएगी उतनी ही इधर आएगी, तो बराबर हो गई वो। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी उतनी ही इधर जाएगी। ठीक है, तो नेट फ्लो बंद हो जाएगा। शुरू में तो क्या होगा, ऑक्सीजन इधर जाती लगेगी क्योंकि इधर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर क्या ऑक्सीजन कम है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये शुरू में ऑक्सीजन इधर जाती लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाती लगेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब जितनी ऑक्सीजन इधर जा रही है उतनी ही इधर जा रही है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इधर जा रही है उतनी ही, तो नेट फ्लो 0 हो जाएगा। समझ में आया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और ये अपने आप होता है, इसमें हमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप होती है ये चीज। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन, यानी ज्यादा सांद्रता वाले रीजन से किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन वाले की तरफ, जब कोई भी मटेरियल फ्लो करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और यहां पर अपने आप होता है, ये खुद की काइनेटिक एनर्जी से होता है, ये हमें कोई भी पीछे से क्या नहीं लगानी पड़ती, एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ठीक बात है। उसके बाद आ जाओ, ये पैसिव प्रोसेस है, रिक्वायर्स नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी की जरूरत इसमें नहीं है ना, हमें नहीं जोर लगाना पड़ता कि भाई ऑक्सीजन इधर चली जाए या कार्बन डाइऑक्साइड, अपने आप होगा ये। ठीक, ठीक है क्या। उसके बाद क्या है, सबसे तेज किसमें होता है, गैसों में, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे स्लोएस्ट किसमें होता है, ये सॉलिड में। सॉलिड में सबसे धीरे धीरे होता है और गैसों में बहुत जल्दी होता है। ठीक है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर, तो ये जो मॉलिक्यूल है इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी, तो ये तेजी से इधर उधर जाने लग जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूजन तेज हो जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज पे। ठीक, जो छोटे पार्टिकल होंगे उतने ही आराम से निकल पाएंगे और बड़े पार्टिकल होंगे तो नहीं भी निकल पाए, डिफ्यूजन बंद ही हो जाए, ज्यादा बड़े पार्टिकल हैं तो। समझ में आई बात। उसके अलावा किस पे डिपेंड करता है, द कंसंट्रेशन डिफरेंस पे। समझ गए, मतलब क्या, अगर इधर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो तेजी से जाएगी यहां पर, ठीक है, अगर इधर कम ऑक्सीजन है तो धीरे धीरे जाएगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो तेजी से डिफ्यूजन होगा, कम है तो धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा। क्लियर।
चलो आगे। उसके बाद एग्जाम्पल इसका कहां पर होता है ये, ठीक, ये डिफ्यूजन गैस का एक्सचेंज कहां पर होता है, ठीक है। तो ये होता है बेटे हमारी बॉडी के अंदर। कहां पर होता है? हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है। हम खाना खाते हैं ना, ठीक है, उसी खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। पर कैसे मिलती है वो एनर्जी, ये पूरा 10th में है चैप्टर में, एक चैप्टर है पूरा अलग से हमारा, जिसके अंदर हमें सारे सिस्टम पढ़ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह। लेकिन क्योंकि अभी ये टॉपिक है यहाँ पर, तो ये समझना जरूरी है हमारे लिए, ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है ना, वो कैसे मिलती है? देखो, हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है? ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाता है? सेल में, ठीक है। अब वहां उस सेल में, उस सेल के अंदर उस खाने से एनर्जी रिलीज होनी है। तो वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है? अब उसके लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक बात है। तो अब उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो हमने सांस अंदर ली, हवा में सारी गैस थी, ऑक्सीजन भी थी, कहां गई? हमारे लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन किस में जाती है? ब्लड के अंदर, ठीक है। अब ब्लड कहां लेके जाएगा? उसे सेल में लेके जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये क्या है? ब्लड वेसल है, जिसमें ब्लड चल रहा है। क्या ले रखा है उसने? बहुत सारी ऑक्सीजन ले रखी है, क्या? हाँ या ना? ये है मेरी सेल, क्या है? सेल। ये दोनों यहां पर मिली हुई है, ठीक बात है। चलो, अब सेल में क्या है? कुछ ऑक्सीजन पहले भी होगी सेल के अंदर, जो सेल ने इस्तेमाल कर ली होगी, क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। तो जब एनर्जी बनती है तो ऑक्सीजन किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में बदल जाती है? कार्बन। तो जब ब्लड तो इसके कांटेक्ट में हमेशा रहता है, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनी अंदर, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, क्या? हाँ या ना? डिफ्यूजन क्या कहता है? जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के कहां जाएगी? ब्लड के अंदर। ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन ब्लड से कहां चली जाएगी? सेल के अंदर। हो गया क्या गैस का एक्सचेंज? अब ब्लड लगातार ऑक्सीजन लेके आता रहता है, क्या? हाँ। सेल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, क्या? तो इसका मतलब ये एक्सचेंज लगातार चलता रहता है। समझ में आई बात? ठीक है। किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से। किससे होता है बेटे? डिफ्यूजन से। एनर्जी बनने का भी बड़ा रोल बहुत है। हाँ, डिफ्यूजन का सिर्फ एनर्जी बनने, मतलब यहाँ एनर्जी हमारे लिए ही नहीं बेटे, जो पानी में जितने भी जीव रहते हैं, है ना, जो पानी के अंदर ही सांस लेते हैं, जिनके पास गिल्स होते हैं, ठीक बात है क्या? वो कैसे कैसे सांस लेते हैं? वो गिल से। कौन सी वाली ऑक्सीजन? जो पानी में घुली हुई है। अब पानी में ऑक्सीजन कैसे घुलती है तुम्हें पता है क्या? डिफ्यूजन से। कैसे? डिफ्यूजन से। समझ रहे हो क्या? ये समुद्र है, ऊपर क्या है? हवा। हाँ या ना? अब हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, क्या? पानी में तो ना के बराबर है बहुत। तो यहां से ऑक्सीजन कहां जाती रहती है? पानी के अंदर, लो कंसंट्रेशन में। इसलिए ही वो जिंदा रह पाते हैं। समझ गए? अगर डिफ्यूजन ना हो तो ऑक्सीजन भी पानी में ना घुले, और फिर तो मरीन लाइफ बचेगी नहीं। समझ गए ना? पानी के जानवर तो बचेंगे ही नहीं फिर। ठीक बात है क्या? तो वहां भी इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? तो कैसे हमारी बॉडी में डिफ्यूजन का इस्तेमाल है, समझ गए इस बात को? ठीक है। उसके बाद आओ बेटे, हाँ ये बता दिया मैंने तुम्हें, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, और किसका? ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है। समझ में आ गया ना ये बात यहाँ पर? ठीक है, चले आगे। उसके बाद है ओस्मोसिस। क्या है? ओस्मोसिस। ये ओस्मोसिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है। ये क्या है? ये टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यानी परासरण जो है वो विसरण का ही एक प्रकार है। ठीक है, बस जब पानी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जब पानी के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम ओस्मोसिस यानी कि परासरण बोलने लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दो थोड़ा सा। देखो, मान लो मेरे पास वही बक्सा है, ठीक है, बंद है चारों तरफ से, बीच में क्या लगी हुई है?
सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। ठीक है, इधर मैंने भर रखा है बहुत सारा पानी। क्या भर रखा है? बहुत सारा पानी, जिसमें मैंने मिला रखा है नमक। क्या मिला रखा है? ठीक है, और इधर भर रखा है मैंने बहुत सारा सिर्फ पानी। ठीक बात है क्या? अब पानी की कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है मेरे बेटे, इधर या इधर? पानी की राइट साइड में पानी ज्यादा है। इतनी जगह में यहाँ पर पानी भी है, नमक भी है, और इधर सिर्फ पानी, तो उधर कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हुई, हाँ या ना? तो अब क्या होगा, पानी किधर से किधर जाएगा बोलो? लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। किधर जाएगा? राइट से लेफ्ट की तरफ। समझ में आया? बस देखो, हो तो ओस्मोसिस ही रहा है ना ये, हाई कंसंट्रेशन से लो, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता। बस पानी इन्वॉल्व हो गया, इसलिए हमने इसका थोड़ा दूसरा नाम रख दिया और इसको क्या बोल दिया? ओस्मोसिस, यानी कि परासरण बोल दिया बस इसको। ठीक है, घर में आरओ लगा है क्या? है ना? उस आरओ की फुल फॉर्म पता है क्या? नहीं पता? देखो, पहले इस चीज को समझो, फिर ये समझाऊंगा। ये भी खुद ही होता है, इसमें हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही पानी इधर से इधर जाने लग जाएगा। समझ में आई ना बात? ठीक है, अब मैं आरओ की फुल फॉर्म बताता हूं। आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ओस्मोसिस। क्या होती है? रिवर्स ओस्मोसिस, यानी कि परासरण को उल्टा कर देना। अब उल्टा करने की जरूरत क्या है, हमें ध्यान से सुनना। मान लो कि ये टैंक है, ये हमारे घर में जो आरओ है, मान लो ये उसका टैंक है। ठीक बात है, हाँ या ना? फिल्टर वाला, किस वाला? फिल्टर वाला। ठीक है, इसको दो हिस्से मान लो इसके। ठीक, इधर बाहर से पानी आ रहा है नल से, अब हमें उसे साफ करना है। साफ किससे करना है? क्योंकि इस पानी के अंदर जो है बहुत सारी चीजें मिली होंगी। समझ रहे हो ना इस बात को? बहुत सारी चीजें मिली होंगी जिसे हमें साफ करना है। समझ में आ गई क्या बात? और वो साफ होके पानी किधर जाएगा? इधर जाएगा, हाँ या ना? इधर बहुत सारी चीजें मिली होंगी इसके अंदर, लेकिन इधर क्या होगा? साफ पानी होगा। क्लियर हो गई बात? तो अब बताओ, पानी की कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, इधर या इधर? ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए। हाँ, मतलब कि मान लो दोनों जगह बराबर सा ही पानी है, दोनों बराबर ही पानी है, तो पानी की कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है? इधर। पानी का लेवल दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें तो चीजें घुल गई, तो पानी तो कम हो गया। इसमें सिर्फ क्या है? पानी, तो पानी की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, इधर कम है। अगर ओस्मोसिस होता तो पानी इधर से इधर जाता। समझ गए ना इस बात को? लेकिन ये तो पानी गंदा हो गया, मुझे क्या करना है? साफ कर, यानी मुझे पानी इधर से इधर लेके आना है। तो ये तो अपने आप नहीं हो सकता ना, डिफ्यूजन अपने आप होता है, ये अपने आप नहीं हो सकता, है ना? मुझे क्या करना है? ओस्मोसिस को रिवर्स कर देना है, मुझे प्रोसेस को उल्टा कर देना है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाए। इसमें एनर्जी लगेगी, इसलिए हमें आरओ को किस में लगाना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी में लगाना पड़ता है, ताकि इधर से साफ पानी को इधर भेजा जा सके। क्लियर हो गई बात? ये होता है बिना एनर्जी के, ये होता है एनर्जी। तो कुछ चीज उल्टी कर रहे हैं हम, तो उसमें हमें क्या लगानी पड़ रही है? एनर्जी लगानी पड़ रही है। क्लियर हो गई बात? अब ओस्मोसिस समझ में आ गया क्या होता है? क्या पक्का है? ये डिफ्यूजन का ही टाइप, लेकिन बस पानी इन्वॉल्व है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? ओस्मोसिस। ठीक है, अब दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो बता दिया। हमारी बॉडी में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किससे होता है? डिफ्यूजन से ही होता है ना? रेस्पिरेशन किससे होता है? डिफ्यूजन से होता है। और सेल मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोशिका उपोपचय, कोशिका उपोप, यानी कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं, सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट जाते हैं, जैसे वो जाता है, ग्लूकोज जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, सही बात है क्या? तो वो कौन सी प्रोसेस से जाता है? डिफ्यूजन से ही जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल से बाहर आता है
वो भी किससे आता है? डिफ्यूजन से ही आता है। ठीक है, समझ में आया? और क्या है? सुगंध फैलाओ। जैसे सारे में यहाँ पर मैं थोड़ा सा परफ्यूम डाल दूं एक कोने में, तो पूरे कमरे में सुगंध फैल जाएगी क्या? हाँ या ना? वो क्यों फैल रही है भाई? डिफ्यूजन से, क्योंकि वो जो सेंट है वो मिल जाएगा पूरी जगह। कहां पर? पूरे कमरे। ठीक बात है क्या? ठीक है, पूरे कमरे में फैल जाता है, डिफ्यूजन से फैलता है वो। जब दो गैसें आपस में मिलती हैं तो उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन मिलते हैं। समझ में आई बात? हाँ या ना? ठीक है। ओस्मोसिस क्यों जरूरी है? ठीक, ओस्मोसिस क्या है? प्लांट टर्जिडिटी। प्लांट टर्जिडिटी का मतलब होता है बेटे कठोरता, स्फीति और कठोर। कठोरता मतलब पेड़ सीधे खड़े रहते हैं ना, ऐसे लचर पचर तो नहीं होते रहते पूरे दिन, सीधे खड़े रहते हैं क्या? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट की सेल में पानी होता है। क्या होता है? पानी। तो जिसकी वजह से वो कैसे हो जाती है? हार्ड हो जाती है और सीधी खड़ी रहती है। समझ में आ गई बात? उनके अंदर पानी कैसे जाता है? ओस्मोसिस। ठीक है, जैसे पेड़ है, मान लो क्या है ये? पेड़। अब पेड़ की जड़ें पानी खींचती रहती हैं क्या? पेड़ की जड़ों में पानी चढ़ता रहता है। तो पेड़ की जो सेल है वो किसके कांटेक्ट में रहती है? पानी के कांटेक्ट में, है ना? अब एक बात मुझे बताओ, मैंने बोला सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिली हो, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं उसके अंदर। हाँ या ना? ठीक है। और बाहर से जो पानी आ रहा है वो इसके कंपैरिजन में उसके अंदर कम चीजें घुली हुई है ना? उस यहाँ पर कम चीजें, तो यहाँ पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कम, तो पानी कहाँ जाएगा? सेल में। और सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी पानी से, जिससे पेड़ क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, यानी कि कठोर हो जाते हैं, जिससे सीधे खड़े रहते हैं। समझ में आई ना बात? तो ओस्मोसिस का काम आया क्या यहाँ पर? बिल्कुल। उसके अलावा क्या है? कोशिका जलयोजन। कोशिका यानी हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल हाइड्रेशन, हमारे सेल के अंदर जो पानी को मेंटेन जिस प्रोसेस से रखा जाता है वो प्रोसेस भी क्या है? यानी ज्यादा पानी हो गया तो पानी बाहर निकालना, कम है तो अंदर लेना, सारा किससे होगा? ओस्मोसिस से। और क्या? गुर्दे का कार्य, यानी कि जो हमारे किडनी हमारे ब्लड को साफ करती है ना, वो भी किससे करती है? ओस्मोसिस से ही करती है। क्लियर ये बात? तो देखो कितना जरूरी है ये प्रोसेस भी। किडनी अगर ओस्मोसिस ना हो तो किडनी खून को साफ करना बंद कर देगी। बब ज्यादा दिन नहीं जीते फिर। डायलिसिस नहीं करते? डायलिसिस का नाम सुना है? नहीं सुना? डायलिसिस, जिनकी किडनी खराब हो जाती है ना, तो मतलब उनके खून का फिल्ट्रेशन बंद हो गया। फिल्ट्रेशन बंद हो गया तो खून के अंदर क्या, जो जो हमारे बॉडी का वेस्ट होता है ना, जिसे किडनी छानती है, वो जहरीला होता है। समझ गए? थोड़े दिन में ही मर जाएंगे हम, इतनी जरूरी है किडनी। समझ गए? तो जिनकी खराब हो जाती है वो कैसे जिंदा रहे फिर? तो उनका खून, यहां से खून बाहर निकालते हैं, मशीन में उस खून को डालते हैं, वहां पर वो खून साफ होता है, फिर वापस चढ़ा देते हैं उसको। इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। और ये हर 5-7 दिन में एक बार करवाना पड़ता है, जिसकी किडनी काम नहीं करती। हाँ, मतलब वो खून लगातार निकलता रहता है, मशीन में जाता रहता है और चढ़ता रहता है। ऐसे नहीं कि पूरा खून निकाल लिया फिर साफ करा फिर चढ़ाया। हाँ, खून जाता रहेगा, साफ होता रहेगा, फिर चढ़ता रहेगा। समझ गए? तो किस प्रोसेस से? ओस्मोसिस से। ये भी तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारी जिंदगी में। समझ में आया क्या? ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, आज यहीं तक, इसको हम अगली क्लास में शुरू करें। ठीक है बेटे? ठीक। नोट्स जो है कल मिल जाएंगे तुम्हें। अभी इसको तुम बुक में से ही पढ़ के लाना, बुक में भी इजी बहुत लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। आज बुक से पढ़ लो, नोट्स तुम्हें कल मिल जाएंगे इसके। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। टाटा।